हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। दिस फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग सर्किट बाय ए चेंजिंग इन स्ट्रेंथ पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस होती है, वो फिनोमिनन होता है जिसके कारण क्या होता है, किसी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में क्या होता है, आपका आपका ईएमएफ जनरेट होता है बाय द चेंजिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, स्ट्रेंथ चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं या ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपका उस कंडक्टर में क्या होता है, आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है, जनरेटर पढ़ा हुआ है 10th में। तो आपका जो जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपका जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, काम करता है। उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है वहाँ पे, एक मैग्नेट होता है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होता है। उसके बीच में हम क्या रखते हैं, एक कॉइल रखते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं। तो वो कॉइल क्या करता है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने की वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, ओरिएंटेशन भी चेंज होता है, जिसकी वजह से उस कॉइल पे क्या होता है, एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो इस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही आपका सेम यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेट का फ्लक्स, फील्ड लाइन। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस ऑफ एरिया ए हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होता है कि वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं जो कि किसी एरिया से क्या क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं परपेंडिकुलरली। उस नंबर ऑफ फील्ड लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए ये जैसे कोई सरफेस है, ये जिसका एरिया कितना है, ए है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर मैं फील्ड लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ बी। ठीक है। तो देखिए इस एरिया से जो आपका सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कितने आपकी फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर। समझ रहे हो, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, यानी परपेंडिकुलरली जितने आपके नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्लियर। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर इसका एरिया अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसके अलावा अगर हम इस जो सरफेस को हम क्या करते हैं, थोड़ा टिल्ड करते हैं। ठीक है, क्या करें, टिल्ड करते हैं, यानी कि इसका ओरिएंटेशन अगर हम चेंज करते हैं, जैसे हमने आपका इस सरफेस को हमने ऐसे रखा हुआ है या हमने बिल्कुल ऐसे रख दिया, तो आपको देख रहे होंगे कि इस सरफेस से जो आपके गुजरने वाले आपकी फील्ड लाइनें होंगी वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी आपकी कम होती जा रही है। यानी इसके थीटा पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका सरफेस जिसका एरिया कितना है, ए। ये क्या है, आपका एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आपका किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कि क्या होता है, आउटवर्ड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका कोई फील्ड लाइन है, ये बी। तो इस एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें क्या चाहिए, आपका ये एरिया वेक्टर क्या चाहिए, परपेंडिकुलरली चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो ये कंसिडर नहीं होगा, ये आपका कंसिडर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स में। ठीक है। क्लियर, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है आपका। किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फ्लक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है।
और किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, बी पे, मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। अगर बी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा होता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन के आता है, बी डॉट ए बन के आता है, जो कि क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए इसकी यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए बी की क्या होती है, टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबर भी इसकी यूनिट होती है। क्लियर। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो देखिए एक कॉइल है जिसमें कितने एन टर्न्स है। तो कॉइल है तो उसमें करंट फ्लो हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कि वहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। देखिए जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो क्या होता है, मैग्नेट भी हो सकता है आपका, करंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा था, ठीक है। तो ये तो सिंगल टर्न के लिए है, क्या है, सिंगल टर्न के लिए। अगर हमारे पास एन टर्न होगा तो क्या होगा, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। ये क्या है आपका, फॉर एन टर्न के लिए, फॉर एन टर्न्स। क्लियर। एन बी ए कॉस थीटा, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न से, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए आपका एरिया हो गया, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या 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 दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमें, आपका एक प्लेन दिया हुआ है एन टर्न वाला, वो हमने कैसे हेल्ड कर रखा है, पैरेलल कर रखा है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, ठीक है। तो जैसे एक प्लेन है, तो इसी के पैरेलल क्या जा रही है आपकी, इसके पैरेलल क्या जा रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जा रही हैं। तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा क्या बनेगा, 90 बन रहा है, क्या बन रहा है, 90। तो यहाँ पे एन बी ए कॉस 90 आ जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, एन बी ए कॉस 90। कॉस 90 कितना होगा, जीरो होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, तो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर area is placed perpendicular to a uniform magnetic field of 10 to the power 3 Weber per meter square. What is the magnetic flux through the coil? तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका गिवन देखिए, एरिया हमें गिवन है, ए कितना है, 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर, बी कितना है आपका 10 to the power 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए आपका जो प्लेन आपका रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, कैसे प्लेस किया गया है, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो प्लेन है आपका कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन का क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, क्या कितना है, 0 डिग्री। क्लियर। तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, हमें फाई निकालना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 10 to the power 3 इंटू एरिया 10 to the power -2 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 10 वेबर, कितना आ गया, 10 वेबर आ गया। क्लियर। तो आपका आंसर 10 वेबर आ जाएगा भाई। क्लियर। ओके, थैंक